सीसीआरएस की जो भर्ती आई हुई है उसकी क्लासेस जो आयु भास्कर ऐप पे आपको स्टेप बाय स्टेप दी जा रही है, उसके अंतर्गत जब आपने सिलेबस देखा होगा तो सिलेबस के अंतर्गत आपको अलग अलग सब्जेक्ट बताए गए हैं और उसमें टॉपिक वाइज सारी चीज़ें मेंशन भी की गई हैं। अगर आप देखें तो क्रमवार बहुत सारे सब्जेक्ट जो है कवर किए जा चुके हैं और बहुत सारे सब्जेक्ट के अलग अलग मॉक क्वेश्चन भी आप सभी को ऐप में जो क्लासेस चल रही हैं उसमें आप सभी को मॉक क्वेश्चन भी कराया जा रहा है, टेस्ट सीरीज भी दी गई है। मतलब ये कह सकते हैं कि 80% सिलेबस जो है आयुर्वेद के अकॉर्डिंग आपका पूरी तरह से कवर हो चुका है। बाकी जो 20% जो बचा है उसी पे हमें ज़्यादा मेहनत करना है, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है मॉडर्न जो ट्रीटमेंट जो सिस्टम है, मॉडर्न जो चिकित्सा पद्धति है उसके ऊपर ये पूरी तरह से बेस्ड है। बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जो कि आयुर्वेद के ऊपर भी बेस्ड है। आयुर्वेद के जो संहिताएं हैं, आयुर्वेद के जो रूल रेगुलेशन है, वो सारी चीज़ें भी इसमें अलग से एडअप की गई हैं। तो थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि ये पार्ट जो है थोड़ा सा टफ होने वाला है, थोड़ा सा टफ होगा। बाकी सारे जो सब्जेक्ट आपको कवर कराए गए हैं और जो क्वेश्चन आप सभी पीछे देखे होंगे उसी के ऊपर सारी चीज़ें जो हैं एग्जाम में आपको दिखने वाली हैं। आज से हम जो स्टेप बाय स्टेप क्लासेस आप सभी को ऐप पे प्रोवाइड करेंगे और जो भी स्टूडेंट हमें यूट्यूब पे सब्सक्राइब किए हुए हैं और हमारे चैनल पे अगर सीसीआरएस की क्लास आप देख रहे हो, अगर ये वीडियो आप सीसीआरएस की जो वीडियो है अगर आप यूट्यूब पे आप देख रहे हो तो आपको बता दें कि जो सीसीआरएस की भर्ती की जो क्लास है उसका फुल कोर्स आपको आयुर्भास्कर ऐप पे मिलेगा। और आयुर्भास्कर ऐप आप गूगल के प्ले स्टोर से ईजिली इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आप एप्पल आईफोन के यूज़र हो तो आप बहुत ही इजी वे में आप हमारे वेबसाइट से www.ayurbhaskar.com की वेबसाइट से हमारे होम पेज से कोर्सेज लेकर के आप वहाँ से स्टडी कर सकते हो। हमारे कोर्स जो है आपको पीसी में भी अवेलेबल हो जाएंगे, पीडीएफ नोट्स, टेस्ट सीरीज और बहुत सारी चीज़ें जो हैं आपको कोर्स में क्रिएट करके दी गई हैं। तो अभी तक जिन स्टूडेंट ने क्लासेस ज्वाइन नहीं की हैं वो जल्दी से जल्दी आयुर्भास्कर ऐप को इंस्टॉल करें और वहाँ से कोर्सेज परचेज कर सकते हैं। जैसे कि आप सभी को अभी पहले बताया गया है कि ऐप पे क्लासेस दी जा रही हैं स्टेप बाय स्टेप। बाकी जो सिलेबस है 80% सिलेबस वो कवर हो चुका है। अगर आप क्लासेस परचेज करते हो तो जो पहले की पढ़ाई गई क्लास है आपको ऐप में उसी तरह से कंटेंट सेक्शन में रिकॉर्डेड मटेरियल के रूप में आपको मिल जाएगी। तो घबराने की जरूरत नहीं है कि जो क्लासेस चल गई हैं वो आपको कैसे मिलेगी। और बहुत ही इत्मीनान से, बहुत ही साधारण भाषा का प्रयोग करके आपको समझाने का प्रयास किया गया। क्लासेस जो दी गई हैं हिंदी में पढ़ाई गई हैं और बहुत ही साधारण भाषा में आपको समझाने का प्रयास किया गया। तो क्लासेस आपको समझ में आएंगी। डेमो क्लास भी आपको कोर्स में क्रिएट करके दिया गया, आप वहां से चीजें देख सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए क्लास को शुरू करते हैं। तो इस क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं? तो स्टूडेंट इस क्लास में हम पढ़ेंगे आयुर्वेद फार्मासिस्ट ग्रेड 1 की जो भर्ती आई हुई है सीसीआरएस ग्रुप सी की, उसमें हम एक सब्जेक्ट पढ़ेंगे। आज स्टार्ट हो रहा है अपशिष्ट फार्माकोलॉजी। कौन सा सब्जेक्ट है? अपशिष्ट फार्माकोलॉजी। इसमें हम 3 पॉइंट जो है कवर करेंगे आज, जिसमें पहला पॉइंट जो है औषधि अपशिष्ट, इसको कवर किया जाएगा। औषधियों के दुष्प्रभाव को कवर करेंगे और औषधि विषाक्तता को कवर करेंगे। आपको बता दें इस पूरे क्लास में ये 3 टॉपिक तो कवर होंगे ही होंगे, साथ में आपको इसमें 50 एमसीक्यू भी कवर कराया जाएगा। मतलब इस क्लास में आपको 3 टॉपिक के साथ साथ 50 एमसीक्यू भी कवर कराया जाएगा। सोचिए, तो जो स्टूडेंट हमें यूट्यूब पे देख रहे हैं क्लास में लास्ट तक बने रहेंगे, नहीं तो जो 50 क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे वो तो छूट ही जाएगा, साथ में टॉपिक भी आपको समझ में नहीं आएगा। तो क्लासेस पूरी देखिए और स्टेप बाय स्टेप जो भी चीजें बताई जा रही हैं उसको अपने नोटबुक में मेंशन करने का प्रयास जरूर कीजिए, क्योंकि लिखेंगे तभी समझ में आएगा और जब समझ में आएगा तभी आप मॉक क्वेश्चन कर पाओगे। और आपको पता है कि जो आपका एग्जाम होगा वो ऑनलाइन बेस्ड होगा, सीबीटी के तौर पे होगा। तो सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हो सकता है, आपका टैबलेट बेस्ड टेस्ट हो सकता है। तो जब आप सिस्टम पे बैठोगे तो क्वेश्चन आपको ऑनलाइन कैसे दिखेगा, कैसे क्वेश्चन आएंगे, कितने नंबर का होगा, माइनस मार्किंग है नहीं है,
तो ये सारी चीजें आपको ऐप पे सारी चीजें करके दी गई हैं, आप वहां पे बैठोगे तो आपको रियल फील आएगा एग्जाम का। आ रहा समझ में? और जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं उन्हें ऑलरेडी सारी चीजें पता है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले अगर औषधि अपशिष्ट की बात करें तो आपको एक चीज बता दें कि जो भी एग्जाम आपने आयुर्वेद के, जो भी भर्ती परीक्षा से रिलेटेड जो भी एग्जाम आपने दिया होगा, उसमें आप देखोगे कि ज्यादातर लैंग्वेज जो है संस्कृत और टिपिकल हिंदी जो है वो मिक्सअप करके आपको क्वेश्चन दिखेगा। लेकिन अगर आप CCRS की भर्ती की बात करें या DSSB की भर्ती की बात करें आयुर्वेद फार्मासिस्ट की, तो इसमें जो लैंग्वेज होगा वो बाइलिंगुअल हो सकता है, मतलब कि या मिक्सअप भी हो सकता है। इंग्लिश के कुछ शब्द आपको हिंदी में लिखे हुए दिख सकते हैं, मतलब कि प्रोनाउंसिएशन आपको वहां पे दिख जाएगा। तो हमारा प्रयास ये है कि आपको इंग्लिश और हिंदी के शब्दों में पढ़ाया जाए। समझ में आ रहा है? तो जिस तरह पढ़ाया जाएगा उसी तरह आप उसको याद करने का प्रयास कीजिए। चलिए तो सबसे पहले हम देखते हैं औषधि अपशिष्ट। औषधि अपशिष्ट का मतलब क्या है? अगर साधारण भाषा में समझें तो दवाइयों में मिली हुई गंदगी को हम औषधि अपशिष्ट कह सकते हैं। क्या हुआ? मतलब दवाइयों में जो गंदगी मिली हुई है उसे हम औषधि अपशिष्ट कह रहे हैं। औषधि अपशिष्ट यानी कि दवाइयों में मिली हुई गंदगी, अशुद्धता, और अंग्रेजी में हम इसे कहेंगे एडवर्स ड्रग रिएक्शन, यानी कि शॉर्ट में हम कहेंगे ADR। क्या कहेंगे? ADR, एडवर्स ड्रग रिएक्शंस। अगर डिफिनीशन की बात करेंगे तो बहुत ही साधारण भाषा में हमने बता दिया कि औषधियों में मिली हुई गंदगी को हम क्या कहेंगे? औषधि अपशिष्ट कहेंगे। परिभाषा अगर साधारण भाषा में हम देखें तो किसी दवा के कारण होने वाली कोई भी अनपेक्षित, अवांछित या हानिकारक प्रतिक्रिया जिसे दवा द्वारा ही प्रेरित माना जाए उसे ADR कहा जाता है। अगर यहां पे हम समझें तो क्या कहा जा रहा है? औषधि अपशिष्ट को क्या कहा जा रहा है? किसी दवा के कारण होने वाली कोई भी अनपेक्षित, अवांछित या हानिकारक प्रतिक्रिया। अब देखिए डिफिनीशन में थोड़ी सी चेंजिंग है, लेकिन समझ सकते हैं, आसान भाषा में समझाएगा। क्या कहा जा रहा है? कोई भी दवा अगर है और उसके कारण कोई अनपेक्षित, अनपेक्षित मतलब कि हमने सोचा ही नहीं था, उसकी अपेक्षा की ही नहीं थी, और वो साइड इफेक्ट जो है हमारे शरीर में हो गया, वो दुष्प्रभाव हमने देख लिया। अवांछित मतलब कि जो हम नहीं चाहते थे, हमारी इच्छा नहीं थी, या हानिकारक प्रतिक्रिया, जो हार्मफुल रिएक्शन है वो हो गया, जिसे दवा द्वारा ही प्रेरित माना जाए, यानी कि जो दवा के कारण ही हुआ। लेकिन दवा के कारण हुआ क्यों? हमने शुरू में क्या बताया आपको? दवा के कारण इसलिए हुआ क्योंकि दवा में गंदगी मिली हुई है, अशुद्धियां मिली हुई है। जब गंदगी और अशुद्धियां मिलेंगी तो दवा में प्रतिक्रिया होगी, और वो प्रतिक्रिया हमारे शरीर के लिए हानिकारक होगी। समझ में आई बात? तो हम उसे शॉर्ट में कहेंगे, उसे ADR कहा जाता है। क्या कहते हैं? ADR। याद कर लीजिएगा, एडवर्स ड्रग रिएक्शन, यानी कि औषधि अपशिष्ट, जिसके कारण औषधियों में प्रतिक्रिया हो रही है और उस प्रतिक्रिया के फलस्वरूप हमारे शरीर में अवांछित, हानिकारक प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है, अनपेक्षित प्रक्रिया देखने को मिल रही है। यह दवा के सामान्य निर्धारित प्रभाव से अलग, असामान्य और अतिरिक्त प्रतिक्रिया होती है। सीधा सा अगर समझाएं तो आप बस यही समझिएगा कि दवा में जो गंदगी मिली हुई है, अगर कोई प्योर ड्रग की बात करें जिसमें कोई अशुद्धि नहीं है, तो उस दवा की अगर बात की जाए, जैसे अगर हम बोले पैरासीटामोल प्योर ड्रग है, उसमें कोई मिक्सचर ऐड नहीं हुई है, कोई भी गलत चीज ऐड नहीं की गई है, या आयुर्वेद के हिसाब से अगर कहा जाए अग्नि कुमार रस, अगर कहा जाए अग्नि कुमार रस की अगर बात की जाए, या सूत शेखर रस की बात की जाए, तो सूत शेखर रस, अग्नि कुमार रस अगर ज्वर के लिए हम इसको बटी के तौर पे प्रयोग कर रहे हैं, या पैरासीटामोल को हम बुखार के लिए यूज में ले रहे हैं, तो ये प्योर ड्रग है, इसमें कोई इंप्योरिटीज नहीं है। तो आपको सीधा सा समझ लेना है कि ये दवा जो है डायरेक्ट क्या काम करेगी? बुखार पे काम करेगी। लेकिन अगर पैरासीटामोल में बनाते समय कोई अशुद्धि मिल गई, या अग्नि कुमार रस में या सूतशेखर रस में अगर कोई अशुद्धि मिल जाती है, तो क्या होगा? जो दवा ज्वर में काम करनी चाहिए थी उसके अलग अलग प्रभाव देखने को मिल जाएंगे।
आ रहा समझ में? तो क्या समझे आप? यह दवा के सामान्य निर्धारित प्रभाव से अलग असामान्य या अतिरिक्त प्रक्रिया होती है, यानी कि जो एडवर्स ड्रग रिएक्शन है वो दवा जो काम करेगी उससे पूरी तरह से शरीर पे उसका अलग इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। तो सामान्य सी बात हो गई ना, अगर उसमें गंदगी मिली हुई है, अशुद्धि मिली है, तो दवा को जो काम करना चाहिए वो नहीं करेगा। समझ में आ गई बात? आगे चलिए। जो भी आपको डाउट हो, जो भी डाउट हो, वो डाउट क्लियर करने के लिए जो ऐप पे स्टूडेंट पढ़ रहे हैं उनको स्पेशली चैट बॉक्स दिया गया है। आपका चैट बॉक्स जो है वो चैट और डाउट सपोर्ट के लिए है। आ रहा समझ में? तो उसमें आप अपने डाउट्स पूछ सकते हो, विद इन 2 मिनट के अंदर आपको रिप्लाई आ जाता है आपके डाउट का। आ रहा समझ में? और सबसे स्पेसिफिक चीज क्या है, जो बच्चे यूट्यूब पे पढ़ रहे हैं वो अपने जो डाउट्स हैं वो कमेंट बॉक्स में सेंड कर सकते हैं, वहां पे आपको रिप्लाई दिया जाएगा। आ गई बात? आगे देखिए, अगर एडवर्स ड्रग इफेक्ट के प्रकार की बात करें, जो अपशिष्ट औषधि है या औषधि अपशिष्टता की बात करें, उनके प्रकार की बात करें, तो उसका साधारण सा वर्गीकरण क्या है? ड्रग की अपशिष्टता को कई पार्ट में बांट दिया गया है, जिसमें सबसे पहला पार्ट है जिसको हम कह रहे हैं टाइप ए। टाइप ए को हम कहते हैं ऑगमेंटेड या डोज रिलेटेड। ऑगमेंटेड या डोज रिलेटेड, खुराक से डायरेक्टली जिसका संबंध है, दवा की डोज से जिसका संबंध है, उसे हम किस कैटेगरी में रखे हैं? टाइप ए में। किसमें रखे हैं? टाइप ए में। आप पढ़ क्या रहे हो? आप मॉडर्न से पढ़ रहे हो, मॉडर्न जो पैथी है उससे आप पढ़ रहे हो। आ रहा समझ में? आयुर्वेद से भी क्वेश्चन उठ जाएंगे इसमें, आयुर्वेद में भी इसको क्वेश्चन बना करके, इससे क्वेश्चन बना के आयुर्वेद में भी घुसा दिया जाएगा, लेकिन जो मॉडर्न पैथी है उसी को बेस मान करके आपको यहां पे बताया जा रहा है, क्योंकि क्वेश्चन इससे बन जाएंगे। समझ में आ रहा है? देखिए क्या कह रहे हैं कि प्रमुख प्रकार क्या इसमें टाइप ए है, जिसको आर्गुमेंटेड कह सकते हैं। ए फार क्या हुआ? आर्गुमेंटेड। ए फार क्या हुआ? आर्गुमेंटेड। याद रखना है, टाइप ए यानी कि आर्गुमेंटेड को समझने के लिए हम कह सकते हैं डोज रिलेटेड, यानी कि खुराक से संबंधित यह है पूरी दवा की सामान्य फार्माकोलॉजिक क्रिया बढ़ने से। किससे यह हो रहा है? दवा की सामान्य फार्माकोलॉजिक क्रिया बढ़ने से। जैसे अगर बोला जाए मार्फिन से कब्ज, ओपियोइड गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल मोटिलिटी कम। तो डोज डिपेंडेंट, ये क्या है? डोज डिपेंडेंट है, मतलब कि जब मॉर्फिन यानी कि ओपियोइड, इसको कह रहे हैं मॉर्फिन से कब्ज हो गया। मॉर्फिन से क्या हो गया? कब्ज हो रहा है। तो कारण क्या हुआ? क्या कहा जा रहा है कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल मोटिलिटी कम हो गई। ये किसके कारण हुआ? डोज डिपेंडेंट, यानी कि जो मात्रा है, किससे रिलेटेड है? मात्रा। तो मात्रा अगर बढ़ रही है, घट रही है, तो उससे कौन सी दिक्कत हो रही है? बस आपको क्या याद रखना है कि टाइप 1 या टाइप ए जो है वो आर्गुमेंटेड होता है, जो कि डोज से रिलेटेड है। ऐसा वर्गीकरण कैटेगरी क्या हो रही है? अपशिष्टता की, औषधि अपशिष्टता में टाइप ए, जिसको आर्गुमेंटेड कह सकते हैं या डोज रिलेटेड कह सकते हैं। क्वेश्चन इस तरह से मॉक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि औषधि अपशिष्टता में टाइप ए क्या समझाता है? तो टाइप ए क्या समझा रहा है? आर्गुमेंटेड, या उसमें डोज रिलेटेड भी हो सकता है, कुछ और भी हो सकता है, लेकिन आपको याद रखना है कि आर्गुमेंटेड, टाइप ए क्या है? आर्गुमेंटेड है, जो कि डोज से रिलेटेड है। जैसे अगर दवा की मात्रा में जो चीज मिक्सअप हो रही है, जो मिला करके दवा में जो चीजें बनाई जा रही है, उसकी मात्रा अगर अप डाउन हो रही है, बढ़ घट रही है, तो उससे साइड इफेक्ट देखने को मिल जाएगा। जैसे मॉर्फिन से कब्ज हो जा रहा है, मॉर्फिन अगर मिल जा रही है मेडिसिन में, तो उससे क्या हो जा रहा है? कब्ज हो जा रहा है, यानी कि कॉन्स्टिपेशन। उसी तरह से आप दूसरा टाइप देखिए, टाइप बी। बी फॉर क्या है? बीजार यानी कि नॉन डोज रिलेटेड, मतलब कि ये खुराक से रिलेटेड सब नहीं है, या इसको आइडियो सिनक्रिएटिक कह सकते हैं या एलर्जिक कह सकते हैं। देखिए टाइप बी को आप बीजार कहिए, नॉन डोज रिलेटेड कहिए, या आइडियो सिनक्रिएटिक कहिए, या एलर्जिक कहिए। मतलब ये एक तरह से ये क्या है? एलर्जिक, मतलब कि एलर्जी के तौर पे इसको कह सकते हैं, बिजार कह सकते हैं, नॉन डोज रिलेटेड, जो भी याद हो जाए आप याद कर लीजिए। एलर्जिक प्रतिक्रिया और अनियमित प्रतिक्रिया है,
ये ऐसी अपशिष्टता है जिससे एलर्जी होती है, एलर्जिक प्रतिक्रिया देखने को मिलती है या अनियमित प्रतिक्रिया देखने को मिलती है। जैसे उदाहरण के लिए हम तौर पे तो यूज करें तो पेनिसिलिन से क्या हो रहा है, एनाफिलेक्सिस या कुछ दवाओं से डर्मेटाइटिस मतलब खास खुजली उत्पन्न हो जाए, स्किन पे चकत्ते आ जाते हैं या खुजली होने लगती है। ठीक है, अगला अगर हम देखें, देखिए यहां पे थोड़ा सा नंबरिंग में थोड़ी सी दिक्कत है। तो टाइप ए जो है वो 1 पॉइंट पे है और टाइप बी 2 पॉइंट पे, यहां पे 3। आप अपने तरीके से इसको सही कर लीजिएगा। ठीक है, थर्ड नंबर क्या है, टाइप सी, जिसको हम कह रहे हैं क्रोनिक या डोज एंड टाइम रिलेटेड। क्रोनिक है या डोज एंड टाइम रिलेटेड, इसको हम जो कैटेगरी है उसमें रख लेंगे। तो ये क्या है, दीर्घकालीन प्रयोग से होने वाली समस्याएं। मतलब कि कभी कभी ऐसा होता है कि ज्यादा समय तक अगर मेडिसिन यूज कर रहे हैं तो उससे समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। जैसे एग्जांपल के लिए भी है, दीर्घकालिक स्टेरॉइड से कुशनॉइड लक्षण, मतलब कि अगर आप स्टेरॉइड लंबे समय से ले रहे हैं तो शरीर में कुशनॉइड्स के लक्षण आपको देखने को मिलेंगे। अगला 4 नंबर पॉइंट क्या है, टाइप डी। टाइप डी को डिलेड कह रहा है, डिलेड यानी कि देर से होने वाली प्रतिक्रिया। तो देर से होने वाले प्रभाव, जैसे कुछ दवाओं से कैरिनोजेनेसिस, लंबे समय में, मतलब कि लंबे समय में कुछ दिक्कतें जो है देखने को मिल जाती हैं। उसी तरह से अगर आप 5 नंबर पे आएंगे तो टाइप ई है, जिसको एंड ऑफ यूज कह रहे हैं, मतलब कि दवा खत्म होने वाली है, मतलब कि दवा के अंतिम चरण, दवा का जो काम है वो खत्म होने वाला है। मतलब कि जिसलिए आप दवा यूज किए थे वो बीमारी खत्म हो रही है, अब आप दवा को बंद करने वाले हो, या विड्रॉल कह सकते हैं, मतलब कि पूरी तरह से हम उसको बंद करने वाले। तो दवा बंद करने पर होने वाली प्रतिक्रिया, दवा जब छोड़ रहे हैं उसके बाद भी कभी कभी क्या होता है, कुछ सिम्टम जो है देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, अब अंतिम अगर 6 नंबर पे देखें तो टाइप एफ, जिसे हम फेल्योर कह रहे हैं। फेल्योर यानी कि जब दवा जिस काम के लिए हम ले रहे थे वो हो ही नहीं रहा है, दवा फेल्योर कर गई है, दवा भी काम करना बंद कर चुकी है, यानी कि दवा की विफलता होना, ड्रग फेल्योर। या एक्सपेक्टेड थेरेपेटिक्स फेल्योर, यानी कि जो हमने सोचा था दवा वो काम नहीं कर पा रही है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे एक्सपेक्टेड थेरेपेटिक्स फेल्योर। तो आपको याद क्या करना है, क्या याद करना है, सीधा आपका यही क्वेश्चन होगा कि सर इतनी सारी चीजें बता दी, याद क्या करेंगे। तो याद आपको क्या करना है, जो कैटेगरी आपको बताई जा रही है, प्रमुख जो प्रकार बताया जा रहा है औषधीय अपशिष्ट के, उसको याद कर लेना है। कितनी कैटेगरी हो गई, 6 कैटेगरी हो गई। कौन कौन सी कैटेगरी हो गई, ए से लेकर के आपको एफ तक याद कर लेना है। ए से लेकर के कहां तक याद करना है, एफ तक। बहुत आसान है। ए फॉर आगमेंटेड, ए फॉर आगमेंटेड, बी फॉर बिजार, सी फॉर क्रोनिक, डी फॉर डिलेड, ई फॉर इंडाफ्यूज, एफ फॉर फेल्योर। आ गई बात समझ में। अब इससे आसान क्या होगा, प्रकार याद करना है, क्वेश्चन बनेंगे तो आपको सीधा सा समझ में आ जाएगा। मॉक क्वेश्चन जब देखेंगे तो एक तरह से रिवीजन हो जाएगा। एग्जाम्पल देखिए, अभी वहां पे एग्जाम्पल बताया भी गया था, थोड़ा सा समझने के लिए यहाँ पे और एग्जाम्पल सेट करके रखा गया, आपको समझा दे रहे हैं। क्या है, मॉर्फिन, मॉर्फिन से कब्ज हो रहा है, ये किस में आ रहा है, टाइप ए में। किस में आ रहा है, टाइप ए के अगर आप शिष्टता में बात करें, ड्रग एडवर्स रिएक्शन की अगर बात करें तो टाइप ए के में आ रहा है, जो कि डोज रिलेटेड है। एंटीबायोटिक्स जो है वो एंटीबायोटिक्स को ब्रॉड स्पेक्ट्रम कैटेगरी में रखा जाता है। इसे क्या है, दस्त अगर हो रही है, डायरिया हो रहा है, या क्लोस्ट्रीडियोडाइस या डिफिसाइल ओवरग्रोथ हो रहा है, ये भी इसी के अंतर्गत है। पेनिसिलिन, एलर्जिक रैश, एनाफिलेक्सिस, ये टाइप बी में है। ठीक है, क्लिनिकल मैनेजमेंट और संक्षेप, ये एग्जाम्पल समझने के लिए बस बताया गया, पीछे भी आपको ये चीज बताई गई है कि इस तरह के टाइप बी में इस तरह का असर हो रहा है, एलर्जिक हो रहा है टाइप बी में, और टाइप ए में क्या हो रहा है, डोज रिलेटेड हो रहा है, मात्रा बढ़ाने घटाने पे नहीं, बढ़ने पे ही डोज से रिलेटेड है। तो ये कब्ज देखने को मिलता है मॉर्फिन अगर ज्यादा मात्रा मिलेंगे तो। ठीक है, क्लिनिकल मैनेजमेंट, अगर शॉर्ट में हम क्लिनिकल मैनेजमेंट की बात करें तो एडीआर की पहचान और रोकथाम के लिए दवा इतिहास, यानी कि कितने समय से दवा आप खा रहे हो, कौन सी दवा खा रहे हो, ठीक है, किस लिए आप खा रहे हो, एलर्जी कौन सी हो रही है आपको, दवा इंटरेक्शन की जांच, दवा अगर आंतरिक रूप से आपके शरीर पे कार्य कर रहा है तो किस तरह से कर रहा है, ये सारी चीजें आपको एडीआर की पहचान के लिए और रोकथाम के लिए ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है, रोकथाम, उचित डोज, अगर सही तरीके से मात्रा पूरक औषधि प्रयोग की जाए, रेनल हेपेटिक फंक्शन के अनुसार,
मतलब जो मूत्रीय पथ के ऊपर जो कार्य इसका होगा उसके हिसाब से अगर दवा यूज की जाए। डोज एडजस्टमेंट जो मात्रा है उसको सही तरीके से प्रयोग, पॉलीफार्मेसी से बचाव, मरीज की शिक्षा, ये सारी चीजें अगर हम प्रयोग में लेते हैं तो जो एडवर्स रिएक्शन है ड्रग का उसे हम रोक सकते हैं। ठीक है, अगला, अब डायरेक्ट हम मॉडर्न से आ जाते हैं एंशिएंट पर। हमारी जो मेन चिकित्सा पद्धति है, जो सबकी जननी है, जो सबका जनक है, मतलब सब पैथी के माँ और बाप, आयुर्वेद पे आ जाते हैं। आयुर्वेद में क्या है? उपद्रव आप देखते हो कभी कभी ऐसा होता है कि आयुर्वेद में पढ़ाया भी गया है। तो उपद्रव का मतलब ये हो गया कि कभी ऐसी दवा भी आप प्रयोग में ले रहे हो और दवा गलत सलत आप खा लिए तो वो दवा खाने की वजह से बीमारी बढ़ जाती है। तो जब बीमारी बढ़ गई तो उसे हम उस बीमारी का उपद्रव कहेंगे। क्या कहेंगे? उपद्रव। बुखार हुआ है, हल्का था, ठीक हो सकता था, लेकिन आपने लापरवाही की तो वो बुखार क्या हुआ? और ज्यादा बढ़ गया, तो वो क्या हो गया? ज्वर का उपद्रव कह सकते हैं। ठीक है, अर्थ व प्रासंगिकता की अगर बात करें, आयुर्वेद में अगर उपद्रव की बात करें तो वह जटिलता या स्वरोग जो मुख्य रोग के साथ या उसके बाद उत्पन्न होती है। जैसा कि मैंने बताया कि बीमारी के साथ भी वो हो सकती है, बीमारी होने के बाद भी हो सकती है। यानी कि हम साधारण भाषा में कहें तो बीमारी का बढ़ जाना। अब क्यों बढ़ा? हमने ना परहेज किया, और जो पथ्यापथ्य की पालन की बात की जाती है बार बार आयुर्वेद में कि आपको ऐसे खाना है, ऐसे रहना, आप नहीं खा रहे हो ना रह रहे हो, तो पथ्यापथ्य अनुपालन नहीं किया आपने, विरुद्धाहार आपने प्रयोग किया, तो हुई क्या? बीमारी बढ़ गई, बीमारी की जटिलता, बीमारी अपने जटिलता तक पहुंच गई, मतलब कि उसको हम सही नहीं कर सकते हैं, उस लेवल तक पहुंच गई है। कभी कभी रोग का अनियंत्रित फैलाव, मतलब इतना फैलाव हो गया कि नियंत्रण ही नहीं हो सकता है, गलत उपचार के कारण होती कॉम्प्लिकेशन। तो गलत अगर आपने इलाज लिया है या गलत सलत दवा खा ली है तो कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाती है। साधारण भाषा में अगर हम समझे तो बीमारी के कॉम्प्लिकेशन को उपद्रव कहा जा सकता है, जो कि हम तभी से समझा रहे हैं। बीमारी के कॉम्प्लिकेशन को, बीमारी की जटिलता को हम उपद्रव कह रहे हैं आयुर्वेद में। समझ में आ गई बात? आयुर्वेदिक परिप्रेक्ष्य में अगर एडीआर और टॉक्सिसिटी की बात करें, अभी जो आपने पहले देखा वो क्या था? एडवर्स ड्रग रिएक्शन था, लेकिन मॉडर्न पैथी के ऊपर था। यहां पे आयुर्वेद में अगर देखें तो इसको हम सामान्यतः टॉक्सिसिटी कह सकते हैं, मतलब कि दवा में विषाक्तता पहुंच चुकी है, गंदगी पहुंच चुकी है। तो क्या हो रहा है? तो आयुर्वेद में यदि औषधि गलत प्रकार, असमय, असम्यक का मतलब इन एप्रोप्रिएट वेहिकल, यानी कि असमय मतलब कि किसी के साथ नहीं मिलाना था, जिसके साथ नहीं मिलाना था उसके साथ मिला के आप प्रयोग में ले रहे हो, अथवा असंयम में दी जाए तो वह उपद्रव का कारण बन सकती है। मतलब आपको जो दवा के साथ परहेज करना था, जितनी मात्रा में लेना था, और जिस सहायक द्रव्य के साथ आपको प्रयोग में लेना था, आ रहा समझ में, लेकिन आप उसके साथ प्रयोग में नहीं लिए हैं, तो ये जो एडीआर है आयुर्वेद में भी देखने को मिल जाएगा, अर्थात दवा के कारण होने वाले हानिकारक प्रभाव को भी उपद्रव के रूप में देखा जा सकता है। मतलब दवा के कारण जो उपद्रव उत्पन्न हुआ वो हानिकारक प्रभाव ही, दवा के कारण जो उत्पन्न हो रहा है हानिकारक प्रभाव, वही उपद्रव है आयुर्वेद में। उसका निवारण या उसे खत्म करना आयुर्वेदिक उपायों से उसे हम खत्म कर सकते हैं। इतनी आपको बात समझनी है। आगे देखिए, ये तो हम मान लेना कि आपको समझ में आ रहा है, क्योंकि इससे साधारण भाषा में तो समझाना इम्पॉसिबल है। जैसे हम समझा रहे हैं इतने में आपको समझ जाना चाहिए। नहीं समझ में आ रहा तो रिमाइंड कर लीजिए क्लास को, मतलब कि पीछे चले जाइए, वहां से आप देख करके आइए, फिर एक तरह से रिवाइज हो जाएगा तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, आगे औषधियों के दुष्प्रभाव। अब हम यहां पे देखेंगे साइड इफेक्ट ऑफ ड्रग। ड्रग के जो साइड इफेक्ट हैं, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको बस इतना ही पता होगा कि एलोपैथिक ड्रग ही बस दुष्प्रभाव दिखा सकती है। लेकिन आपको बता दें, बहुत सारे ऐसे लोग हैं डायरेक्ट कह देते कि अरे ले जाइए खाइए,
आयुर्वेद का है, नुकसान नहीं करेगा, गलत चीज है। कोई भी ऐसी पैथी नहीं है जिसमें जो मेडिसिन अगर आप प्रयोग में लो तो उसका कोई साइड इफेक्ट ना हो। साइड इफेक्ट कब होगा, दुष्प्रभाव कब होगा? एलोपैथी में क्या है, एलोपैथी में कोई भी आप दवा खाओगे उसका साइड इफेक्ट होता है। आयुर्वेद में आप कोई भी दवा खाएंगे तो साइड इफेक्ट कब होगा? जब आप उसकी मात्रा का निर्धारण सही नहीं करते हो, जब आप परहेज सही नहीं करते हो, पथ्यापथ्य अनुपालन सही नहीं करते हो और असम्यकता का प्रयोग करते हो, यानी कि जिस औषधि के साथ उसे लेना था उसके साथ उसे नहीं प्रयोग में ले रहे हो, तो आयुर्वेदिक दवा का भी दुष्प्रभाव देखने को मिलता है। चाहे होम्योपैथ की भी बात करें, यूनानी की भी बात करें या तिब्बी की भी बात करें, सिद्धा वगैरह में भी सारी चीजें जो हैं साइड इफेक्ट दिखाएंगी जब आप सही तरीके से उसको प्रयोग में नहीं लेंगे। ठीक है, साइड इफेक्ट क्या है? दवा की अपेक्षित या ज्ञात फार्माकोलॉजिकल क्रिया का अप्रत्याशित या अनुचित रूप कई बार हल्के और अस्थायी होते हैं, पर कभी कभी गंभीर भी हो सकते हैं। साइड इफेक्ट का मतलब यही हुआ कि दवा का जो असर है उसके विपरीत शरीर पे नुकसान और शरीर में जो समस्या उत्पन्न हो रही है वो साइड इफेक्ट है। ये उत्पन्न कैसे होता है? हमने उस दवा से जो अपेक्षा की थी उससे विपरीत परिणाम मिल रहा है तो दुष्प्रभाव है। यह दुष्प्रभाव कैसा हो सकता है? कई बार हल्का हो सकता है, समझ से परे हो सकता है, कभी कभी अस्थायी हो सकता है, कभी कभी अस्थायी भी हो सकता है, कभी बहुत गंभीर भी हो सकता है। समझ में आया? सामान्य दुष्प्रभाव क्या क्या हो सकते हैं? आलस है, एलर्जी है, उल्टी है, दस्त है, कब्ज है, धड़कन तेज हो जाना है, हार्ट बीटिंग बढ़ जाएगी, ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, घट सकता है, सीरम लीवर एंजाइमों में वृद्धि आदि। लीवर के जो एंजाइम हैं उसमें बढ़ोतरी भी हो सकती है। बहुत ज़्यादा डेंजर लेवल का जो साइड इफेक्ट है बहुत सारे मेडिसिन के होते हैं। रोकथाम क्या है वो चीज़ हमें समझना है, कैसे हम रोक सकते हैं साइड इफेक्ट को। तो आप अगर देखें सामान्यतः अगर बैठ के सोचो तो कुछ चीज़ें आप भी बता सकते हो। ड्रग साइड इफेक्ट अगर रोकना है तो क्या? सही डोज लें, समझ में आया? ज्यादा कोई पुरानी मेडिसिन प्रयोग में ना ले, समझ में आया? किसी ऐसी चीज के साथ उसको प्रयोग में ना लें कि वो रिएक्शन करे। आ रहा समझ में? वही चीज यहां पे भी बताया गया, दवा देने से पहले जोखिम लाभ का आकलन। किसी को भी अगर दवा दे तो हमें उससे लाभ क्या होगा और क्या नुकसान होगा इसका एक बार कंपैरिजन होना चाहिए। संवेदनशील रोगियों, बच्चे, बुजुर्ग, गर्भवती, किडनी लीवर रोगी में डोज एडजस्टमेंट, यानी कि जो संवेदनशील रोगी हैं, यानी कि अगर बच्चा है, गर्भवती महिला है, कोई बूढ़ा व्यक्ति है या कोई हार्ट, किडनी और लीवर का कोई पेशेंट है, तो हमें वहां पे डोज निर्धारण स्वास्थ्य व्यक्ति की अपेक्षा कम करना चाहिए, अलग तरीके से करना चाहिए ताकि उसके ऊपर ज्यादा साइड इफेक्ट ना हो या उसकी जान पे न बने, तो रोक सकते हैं। मरीज को शिक्षित करना, मतलब मरीज को अगर हम समझाएंगे, सारी चीजें बताएंगे तो ये जो खतरा है ना साइड इफेक्ट का वो बच जाएगा, कम हो जाएगा। एडीआर रिपोर्टिंग, फार्माकोविजिलेंस, यानी कि नए एडीआर का समय पर रिपोर्टिंग महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब आगे देखा जाए, आगे देखें तो क्या आगे निकल के आ रहा है? औषधि विषाक्तता, यानी कि ड्रग टॉक्सिसिटी। अब टॉक्सिसिटी क्या है? कभी कभी ऐसा होता है कि मेडिसिन में हैवी मेटल जो है मिल जाते हैं। हैवी मेटल यानी कि भारी तत्व हम कह सकते हैं, जो कि बहुत ज्यादा गंभीर समस्या उत्पन्न कर सकते हैं। भारी तत्व आप बोलोगे सर क्या है? जैसे लेड हो गया, मतलब सीसा, मरकरी हो गया, पारा, समझा, आर्सेनिक वगैरह, ये सारी चीजें कभी कभी मिल जाती हैं, ठीक है, मेडिसिन के साथ, तो दिक्कत हो सकती है। तो औषधि विषाक्तता यानी कि ड्रग टॉक्सिसिटी जिसे हम कह रहे हैं, जिसे तीव्र व जीर्ण कह सकते हैं, एक्यूट एंड क्रोनिक, खतरनाक हो सकता है या कम खतरनाक भी हो सकता है। तीव्र विषाक्तता एक्यूट है तो हम उसको क्या कहेंगे? तीव्र विषाक्तता। एकल या संक्षिप्त उच्च मात्रा के बाद तुरंत या कुछ घंटों या कुछ दिनों के अंदर होने वाली हानिकारक प्रतिक्रिया को क्या कहेंगे? एक्यूट टॉक्सिसिटी, यानी कि तीव्र विषाक्तता,
जो कि बहुत जल्दी शरीर पे प्रभाव दिखा रही है। अक्सर रिवर्सिबल पर कभी लाइफ थ्रेटनिंग भी, मतलब कि कभी कभी ऐसा होता है कि इतना खतरनाक साइड इफेक्ट है तो कि जान ले लेगा, आ रहा समझ में, उसे हम एक्यूट टॉक्सिसिटी कहेंगे। एग्जाम्पल के लिए किसी दवा की ओवरडोज से ज्यादा मात्रा में अगर हमने दवा लिया तो उससे क्या हो गया, रिस्पायरेटरी डिप्रेशन, यानी कि श्वसन तंत्र की प्रणालियों पे या श्वसन प्रणाली पे दबाव पड़ा बहुत ज्यादा, या हेपेटॉक्सिसिटी हो गई, मतलब कि बहुत ज्यादा जो है विषाक्तता हो गई और जहर फैलने के कारण व्यक्ति की मृत्यु हो गई, तो इसे हम क्या कहेंगे, एक्यूट टॉक्सिसिटी, तीव्र विषाक्तता। उसके बाद से आगे अगर देखें तो क्लिनिकल पॉइंट्स एक्यूट के अगर देखे जाए तो क्या है, तात्कालिक समर्थन, सपोर्टिव केयर इसमें जरूरी है। क्लिनिकल पॉइंट्स की अगर बात करें तो एंटीडोट होना चाहिए, अगर एंटीडोट है तो जो दवा साइड इफेक्ट पहुंचाई है तो उसको हम क्या कर रहे हैं, लगा दे रहे हैं, तो क्या हो रहा है, वो जो नुकसान था वो खत्म हो जा रहा है। जैसे आपने एक वायरल वीडियो देखा होगा जिसमें कहता है कि जो व्यक्ति है वो कहता है कि सब दवा जो है उसका कटाउच मेरे पास है, अगर जो ही नुकसान करेगा तो हम कटाउच क्या करेंगे, लगा देंगे। तो उसी तरह समझ सकते हैं कि ये क्या है, कटाउच है, एंटीडोज क्या है, कटाउच है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए नैलोक्सोन फॉर ओपियोइड ओवरडोज, अगर ओपियोइड मॉर्फिन अगर ज्यादा मात्रा में अगर ले लिया गया है तो नैलोक्सोन दिया जा सकता है, जो कि एक तरह से ओपियोइड का क्या है, ओपियोइड का क्या है, ये क्लिनिकल पॉइंट्स के अंतर्गत एंटीडोज है, ठीक है। जीवन समर्थक उपाय अगर देखें ABC, मतलब कि जब रिस्पायरेटरी डिप्रेशन हो रहा है तो उसमें ABC का यूज कर सकते हैं, जिसमें A फॉर एयरवे, B फॉर ब्रीथिंग और C फॉर सर्कुलेशन, ठीक है। क्रोनिक टॉक्सिसिटी, अभी आपको बताएगा तीव्र विषाक्तता। क्रोनिक टॉक्सिसिटी का मतलब क्या हुआ, जीर्ण विषाक्तता। जीर्ण विषाक्तता यानी कि कम मात्रा का बार बार, यहां पे तो हाई डोज ले रहे थे, एकल या संक्षिप्त उच्च मात्रा, अकेले ज्यादा मात्रा में प्रयोग में लिया गया, दवा सिंगल ही है लेकिन ज्यादा मात्रा में प्रयोग की गई। यहां पे एक ही दवा है, कम मात्रा में बार बार लंबे समय तक प्रयोग किया गया। जैसे मान लीजिए किसी को एलर्जी है और ज्यादा समय से मोन्टिलोकास्ट लिवोसिट्रिजिन ले रहे हैं। मोन्टिलोकास्ट लिवोसिट्रिजिन क्या है, एलर्जी के लिए ज्यादातर डॉक्टर बोल देते हैं कि ले लीजिए। अब आप लंबे समय से आप उसे प्रयोग में ले रहे हो, दिक्कत क्या होगी, किडनी खराब हुई, लीवर खराब हुआ, आ रहा समझ में। तो ये क्या हुआ, दवा की कम मात्रा ही है, समझ में आया, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, उसे लंबे समय तक प्रयोग में ले लिए, हो गई किडनी खराब, हो गया लीवर खराब। तो ये जो विषाक्तता है वो किसमें आएगी, क्रोनिक टॉक्सिसिटी में, समझ में आया। उदाहरण के लिए बस बता रहे हैं आपको, लेकिन जब टॉक्सिसिटी कहेंगे तो विषाक्तता मतलब उसमें कोई चीज ऐसी है जो कि नुकसान पहुंचा सकता है। हर मेडिसिन में, एलोपैथ में होती है, ठीक है, जिससे धीरे धीरे उपद्रव विकसित होते हैं, मतलब कि बीमारी धीरे धीरे बढ़ेगी, कम नहीं होगी। कुछ दवाओं से गुर्दे, अभी बताया गया, किडनी का धीमा बिगड़ना, धीरे धीरे वो खराब हो रहा है। आयरन हो गया, लेड हो गया, मतलब कि लोहा सीसा का शरीर में जमा होना, आंत्र इंटेस्टाइन, लीवर यकृत कह सकते हैं, और अल्सर, यहां पे असर लिखा है लेकिन आप अल्सर मतलब फोड़े समझ सकते हैं, कैंसर, संवेदनशीलता इत्यादि, ये सारी चीजें समस्या हो सकती हैं। एनिमल लॉन्ग टर्म स्टडीज से निष्कर्ष निकाले जाते हैं और ह्यूमन एपिडेमोलॉजी भी महत्वपूर्ण है। देखिए जानवरों के ऊपर भी दवा का यूज करके जो जीर्ण विषाक्तता है उसको समझा जा सकता है और ह्यूमन के बॉडी पे भी इसको समझा जा सकता है, ठीक है, किस तरह से नुकसान पहुंचाता है। अगला देखिए, आयुर्वेदिक औषधियों में धातु खनिज द्रव्यों की अति प्रयोग से होने वाली दुष्प्रभाव। देखिए अभी जो आपने आगे पढ़ा वो क्या था, मॉडर्न पैथी में जो साइड इफेक्ट मिल रहे हैं, टॉक्सिसिटी मतलब कि जो विषाक्त जो भारी तत्व हैं उनके मिलने से जो नुकसान हो रहा है वो बताया गया आपको। तो दो तरह का आपको बताया गया, एक क्या बताया गया, तीव्र विषाक्तता, और एक जीर्ण विषाक्तता बताई गई। यहाँ पे अगर आयुर्वेद में अगर देखिए तो यहाँ पे भी जो मेडिसिन है उसमें भी मेटल और मिनरल्स के अंतर्गत बहुत सारी ऐसी चीजें मिल जा रही हैं जो नुकसान पहुंचा रही हैं। जैसे संदर्भ और समस्या अगर देखा जाए तो पारंपरिक रूप से भारत एवं आयुर्वेद में कुछ धातु खनिज, भारत एवं आयुर्वेद कहने का मतलब क्या है, भारत में ज्यादातर आयुर्वेद मेडिसिन हो या जो भी एलोपैथिक मेडिसिन हो
या विश्व में जो दवाइयाँ यूज हो रही हैं उसमें धातु में अगर देखें तो पारद, इसको हम पारद को पारा या पारद कह सकते हैं, मरकरी अंग्रेजी में कहते हैं मरकरी। लेड बेस्ड यानी कि शीशे के जो पार्ट होते हैं वो, अब्रक, मिका या माइका, ताम्र, कॉपर, नाग, नाग को हम क्या कह रहे हैं, लेड यानी कि शीशा है। एसोसिएटेड मेटल्स का उपयोग विशिष्ट पद्धतियों से संशोधित करके किया जा रहा है या पहले से ही किया जाता आ रहा है, पर वर्तमान वैज्ञानिक समीक्षा बताती है कि यदि तैयारी सूक्ष्म यानी कि शोधन प्रक्रिया सही ना हो या मारण, आप देखते हो ना जब रसशास्त्र आपको पढ़ाया जाता है तो क्या बताया जाता है, मारण, जारण, भस्मीकरण, ठीक है। तो ये सारी चीजों इतने स्टेप से होकर के धातुओं को गुजरना पड़ेगा, तब जाकर के सूक्ष्म भस्म तैयार की जाती है, तो उसको प्रयोग करेंगे तो दिक्कत नहीं होती है, कोई समस्या नहीं होती है। लेकिन अगर आपको कहा जाए कि कांच पीस करके ले लीजिए आप ठीक हो जाओगे, तो कांच पीस करके पी लेने से बीमारी ठीक होगी नहीं, लेकिन उसी नाग यानी कि कांच को मारण करके, जारण करके और भस्मीकरण करके उसका भस्म तैयार करके दवा बनाई जा रही है। पारद जो कि माइल्ड पॉइजन कहा जाता है केमिस्ट्री में, मरकरी एक जहर है, लेकिन आयुर्वेद में उसका शोधन करके, मारण जारण करके उसका अच्छे तरीके से औषधि तैयार की जा रही है। सोचिए, गंधक की भी औषधि तैयार हो रही है। लोहे का भस्म है जिसको लौह भस्म कह रहे हैं, सोने का भस्म है, चांदी का भस्म है, तांबे का भस्म है। लेकिन अगर सही तरीके से उसका शोधन करके, जारण मारण करके अगर उसका भस्म नहीं तैयार किया जाएगा और रोगी को प्रयोग करने के लिए दिया जाएगा, तो आयुर्वेद में भी बहुत सारे साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं, उससे भी रोगी की जान चली जाती है। और वो वैज्ञानिक, जो आधुनिक वैज्ञानिक हैं, वो भी कहते हैं कि अगर तैयारी अगर सही नहीं है, शोधन प्रक्रिया सही नहीं है, मारण और भस्मीकरण सही नहीं है और गुणवत्ता का नियंत्रण सही नहीं है, तो भारी धातु विषाक्तता का जोखिम रहता है। मेडिकल रिपोर्ट्स में लेड, मरकरी, कैडमियम टॉक्सिसिटी से जुड़ी दुर्घटनाएं रिपोर्ट हुई हैं। यानी कि आधुनिक वैज्ञानिक ये कह रहे हैं कि आयुर्वेद में जो भस्मीकरण और शोधन प्रक्रिया या मारण जारण से जो दवा तैयार की जा रही है, उसको प्रयोग करने के बाद भी रोगियों के शरीर में लेड, मरकरी और कैडमियम जैसे धातु मिले हैं, यानी कि सही तरीके से आयुर्वेद में दवा को बना करके रोगी को नहीं दिया गया, तो रोगी के शरीर में ये जो हैवी मेटल है वो पहुंच गए। अब उसके वजह से इनके शरीर में विषाक्तता उत्पन्न होगी और रोगी की मृत्यु हो सकती है। तो जो आयुर्वेदाचार्य हैं, जो दवा बना रहे हैं, जो वैद्य हैं, उनको रोगियों के शरीर से खिलवाड़ नहीं करना है। सही तरीके से दवा जो बनाई जा रही है, जो हमारा शास्त्र कह रहा है, उसके हिसाब से ही दवा बनाइए। और अगर आपको नहीं जानकारी है तो बनाने की कोई जरूरत नहीं है। आ रहा समझ में? विशेष रूप से देखिए, पारद की अगर बात करें, पारद यानी कि मरकरी, और लेड की अगर बात करें, शीशे की, जिनका भस्म बन रहा है, मतलब शीशे का भस्म और पारद का, तो लंबे समय से न्यूरोटॉक्सिसिटी, गुर्दे यकृत का नुकसान, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल और हेमेटोलॉजिकल समस्याएं ये कर सकते हैं अगर लंबे समय से हम इसको प्रयोग में ले रहे हैं, पारद का भस्म और नाक, अगर सही तरीके से इनका निर्माण नहीं हुआ है तो। अब्रक का अगर भस्म प्रयोग कर रहे हैं तो यदि सही प्रक्रियाओं से यह न बना हो तो फेफड़े की समस्या उत्पन्न कर सकता है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल विषाक्तता हो सकती है। ये सारी जो रिपोर्ट है, ऐसा वैज्ञानिकों के शोध में या जो चिकित्सक हैं वो बताते हैं कि ऐसा देखने को मिलता है। भस्म अगर पिष्टी कोई बनाई गई है, पिष्टी बनाने की प्रक्रिया आपको भेषज कल्पना में बताई गई है, तो अगर पिष्टी की अगर बात करें तो वो भी अगर सही तरीके से नहीं पका है, नहीं सही तरीके से बन पाया है, तो अशुद्धि, अपर्याप्त मारण या शोधन किया जा रहा है, तो टॉक्सिक हैवी मेटल उसमें रहते हैं, उनकी मात्रा बढ़ जाती है तो नुकसान हो सकता है। इससे बचा कैसे जाएगा? निवारण क्या है? निवारण क्या है? गुणवत्ता नियंत्रण यानी कि फार्माकोपियल स्टैंडर्ड्स, बैच टेस्टिंग, हैवी मेटल टेस्टिंग, मानकीकृत शोधन एवं भस्म निर्माण प्रक्रियाएं, मतलब जो मानक के थ्रू सही है, मानक के अंतर्गत जो चीजें आती हैं उसी को हम प्रयोग में लेंगे। और भारत के मिनिस्ट्री ऑफ आयुष या PCIM&H ने सुरक्षा अध्ययन
और नियम बनाए हैं तो क्लिनिकल्स को प्रमाणित स्रोतों से दवा प्रयोग करनी चाहिए। आ रहा समझ में? जो सही तरीका है, प्रूव्ड है, पूरी तरह से वैज्ञानिक तरह से सही है, उसी तरीके से दवा बनानी चाहिए, नहीं तो दवा बना करके रोगी को मारने की जरूरत नहीं है। चलिए, जो 3 पॉइंट थे, तीनों पॉइंट को हमने पढ़ा। अब उन्हीं तीनों पॉइंट पे बेस्ड हम मॉक क्वेश्चन आपके बीच में आपको बताएंगे। अब आप सभी स्टूडेंट जो क्वेश्चन देखेंगे, आगे जो लेक्चर आपको दिया गया है, सारी चीजें बताई गई हैं, उसी पे ये 50 क्वेश्चन बेस्ड हैं। कुछ आंसर जो है हम बताएंगे, कुछ आंसर आप बताएंगे। ऐप पे जो स्टूडेंट क्लास देख रहे हैं वो चैट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर के साथ अपने आंसर भेज देंगे, और जो यूट्यूब पे जो स्टूडेंट क्लास देख रहे हैं वो चैट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर के साथ सही ऑप्शन जो है आप भेज सकते हो, ताकि हमें पता चले कि आप पढ़ रहे हो। नहीं तो क्लास बस देख लेना मात्र ही पर्याप्त नहीं है। अच्छे अंक के लिए हमें मेहनत करना पड़ेगा, नोट्स बनाने पड़ेंगे, क्लास रिवाइज करना पड़ेगा, मॉक क्वेश्चन रिवाइज करना पड़ेगा, खुद सारी चीज़ें सॉल्व करनी पड़ेगी, लेक्चर समझना पड़ेगा, तब जा करके कुछ हो पाएगा। नहीं तो बस फॉर्म भर देने से और दिन गिनने से कि एग्जाम इतने दिन बचा है, कुछ नहीं हासिल होने वाला। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? एडीआर का सामान्य परिभाषा क्या है? एडीआर को बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया गया, एडवर्स ड्रग रिएक्शन आपको बताया गया। इसकी सही परिभाषा क्या है? दवा की थेरेप्यूटिक्स क्रिया, या दवा से होने वाली हानिकारक अनपेक्षित प्रतिक्रिया, या दवा का सही सेवन, या दवा का एलर्जिक टेस्ट। आंसर क्या होगा? सभी ने पढ़ा क्लास, सभी ने समझा, आंसर बता सकते हैं तो जल्दी से कमेंट कर दीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, मॉर्फिन से सबसे सामान्य जीआई दुष्प्रभाव क्या है? जीआई यानी कि गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल इफेक्ट जो है वो क्या है? बीमारियां दी हैं दस्त, उल्टी, कब्ज, जलन। मैं आशा करता हूं कि आपको इसका आंसर पता है। बता दीजिए, क्योंकि अभी हमने पढ़ाया है। जो नहीं पढ़ाया है उसका आंसर हम खुद बता देंगे आपको। ठीक है, किस प्रकार का एडीआर डोज रिलेटेड होता है? अब देखिए, फिर वही चीज, आपके जो लेक्चर है उसी पे बेस्ड क्वेश्चन है, ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आप आंसर दे सको। किस प्रकार का एडीआर डोज रिलेटेड होता है और दवा की सामान्य क्रिया बढ़ने पर होता है? डोज रिलेटेड कौन सा है? टाइप बी है, टाइप ए है, टाइप डी है, टाइप ई है? बताइए, बहुत ही आसान है, आंसर कमेंट कीजिए फटाक से। पेनिसिलिन से होने वाली गंभीर प्रतिक्रिया किस श्रेणी में आएगी? पेनिसिलिन से होने वाली गंभीर प्रतिक्रिया किस श्रेणी में आएगी? वो आएगी टाइप बी में, यानी कि एलर्जिक रिएक्शन के अंतर्गत आएगी। ठीक है, वैसे भी ये पढ़ाया भी गया, ऐसा नहीं कि बिना पढ़ाया हुआ क्वेश्चन आपको यहां पर दे दिया गया। किस दवा से अक्सर सी डिफिसाइल एसोसिएटेड डायरिया का जोखिम बढ़ जाता है? आंसर क्या होगा? आंसर होगा ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। ये भी आपको पढ़ाया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मायर्स रिएजेंट का उपयोग किसके परीक्षण में होता है? मायर्स रिएजेंट का प्रयोग किसके परीक्षण में होता है? ये क्वेश्चन नहीं पढ़ाया गया है, लेकिन आंसर होगा अल्कलाइड्स। क्या होगा? आंसर अल्कलाइड्स। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा साइड इफेक्ट और एडीआर में मुख्य अंतर क्या है? साइड इफेक्ट और एडीआर क्या है? एडवर्स ड्रग रिएक्शन और साइड इफेक्ट क्या है? पहला ऑप्शन कह रहा है कोई अंतर नहीं है, दूसरा ऑप्शन कह रहा है साइड इफेक्ट अपेक्षित हो सकता है, एडीआर अवांछित हानिकारक हो सकता है। यानी कि जो दुष्प्रभाव है उसकी अपेक्षा की जा सकती है, लेकिन एडीआर जो है वो अवांछित है, हानिकारक है। साइड इफेक्ट हमेशा गंभीर होता है, एडीआर हमेशा डोज रिलेटेड होता है। तो इन दोनों में अंतर क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर होगा साइड इफेक्ट अपेक्षित हो सकता है और एडीआर अवांछित हानिकारक होता है। ठीक है, यही अंतर है। एक्यूट टॉक्सिसिटी का सामान्य अर्थ क्या है? एक्यूट दीर्घकालिक है, क्या है? एक्यूट टॉक्सिसिटी क्या है? आंसर बताइए। दीर्घकालिक कम मात्रा एक्सपोजर है, एकल संक्षिप्त उच्च मात्रा एक्सपोजर से तुरंत बाद की प्रतिक्रिया है, कोई विष नहीं है, या दवा की थेरेप्यूटिक्स फेल्योर है? आंसर आप बताएंगे, कमेंट कीजिए फटाक से। जो आंसर नहीं बता पा रहे हैं क्लास पहले देख लीजिए,
फिर आंसर बताने में बहुत बहुत आसानी हो जाएगी। ओपियोइड ओवरडोज के लिए प्रमुख एंटीडोज कौन सा है? ओपियोइड ओवरडोज के लिए प्रमुख एंटीडोज का नाम बताया गया है, क्या है? नैलोक्सोन। क्या है? नैलोक्सोन, रट जाइए, नैलोक्सोन। क्रोनिक टॉक्सिसिटी की पहचान करने के लिए सबसे उपयुक्त तरीका क्या है? क्रोनिक टॉक्सिसिटी की पहचान करने के लिए सबसे उपयुक्त तरीका क्या है? तो सबसे उपयुक्त तरीका है लॉन्ग टर्म एनिमल स्टडीज, एपिडर्मियोलॉजी, ठीक है, एपिडेमियोलॉजी, लॉन्ग टर्म एनिमल स्टडीज कहिए या एपिडेमियोलॉजी कह सकते हैं। अगला, आयुर्वेद में उपद्रव शब्द का अर्थ क्या है? आसान क्वेश्चन बताया गया है, इसके पहले जो बताया जा रहा है वो भी आसान ही है। पढ़ के आओगे, आगे से पढ़ के क्वेश्चन करोगे, एकदम हो जाएगा। कमेंट बॉक्स में ऑप्शन के साथ, क्वेश्चन नंबर के साथ ऑप्शन जरूर लिखिए जो सही है। एलर्जिक दुष्प्रभाव की सबसे सामान्य अभिव्यक्ति कौन सी है? हाइपरटेंशन, स्किन रैश, ईचिंग या कॉन्स्टिपेशन या हेडेक? सबसे आसान स्किन रैश, ईचिंग है, मतलब शरीर पर खुजली होना। यही पहचान है कि मतलब साइड इफेक्ट होता है, तो सबसे सामान्य सी बात क्या है? शरीर पे खुजली होनी स्टार्ट हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिए, किस दवा से रक्तचाप घटने, हाइपोटेंशन, रक्तचाप अगर घट रहा है तो हाइपोटेंशन और बढ़ रहा है तो हाइपरटेंशन, हाइपोटेंशन की संभावना अधिक रहती है, किस दवा से? इसमें से बताना है किस दवा से, ठीक है। तो कौन सी दवा है? क्या डिगोक्सिन है या एसीई इनहिबिटर्स है या नैलोक्सोन है या आयरन सप्लीमेंट्स है? तो आंसर बी ऑप्शन जो है सही होगा, एसीई इनहिबिटर्स, ठीक है। डोज एडजस्टमेंट प्रमुख रूप से किस रोगी समूह में आवश्यक है? डोज एडजस्टमेंट बताया गया, वृद्ध, शिशु या बालक, गर्भवती महिला, हृदय रोगी, किडनी का पेशेंट है या लीवर से रिलेटेड कोई है तो उसके लिए तो इसमें दे रहा स्वस्थ युवा, गर्भवती, गुर्दा रोगी, लीवर रोगी, काट कासे लोग, ठीक है, यहाँ पे काट कासे लोग दिया है तो सामान्य लोग रहना चाहिए, सामान्य, ठीक है। तो डोज एडजस्टमेंट प्रमुख रूप से किस रोगी समूह में आवश्यक है? अब देखिए, ड्रग इंटरेक्शन के कारण एडीआर का जोखिम कब बढ़ता है? तो कब बढ़ता है? जब पेशेंट अकेली दवा लेता हो? नहीं। पॉलीफार्मेसी होने पर, खाने पीने से पहले दवा लेने पर? नहीं। केवल इंजेक्शन होने पर? नहीं, ठीक है, पॉलीफार्मेसी होने पर, ठीक है। अगला, नैलोक्सोन किस प्रकार की विषाक्तता में उपयोगी है? कैसी टॉक्सिसिटी हो तो नैलोक्सोन दिया जाएगा? क्या बेंजोडाइजेपाइन ओवरडोज अगर हो गया है तब? जी नहीं। ओपियोइड ओवरडोज हुआ है तो? बिल्कुल सही आंसर होगा, ओपियोइड ओवरडोज होगा तब देंगे। पैरासीटामॉल ओवरडोज होगा तो नहीं देना है। हैवी मेटल टॉक्सिसिटी होगा तो नहीं देना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखा जाए, ठीक। अगला क्वेश्चन, एक मिनट, यहां पे थोड़ा सा समझेंगे। जो 14 नंबर क्वेश्चन है, 14 नंबर में ऑप्शन के हिसाब से अगर देखा जाए तो गर्भवती महिला भी सही है और गुर्दा रोगी और लीवर रोगी भी है, तो ये दोनों ऑप्शन सही होना चाहिए, ठीक है। तो इसके हिसाब से दोनों ऑप्शन सही है, तो यहां पे एक और ऑप्शन होना चाहिए, दोनों यानी कि बी और सी। अगर ऐसा क्वेश्चन देगा तो ये ऑप्शन भी देगा, ठीक है, तो ये वाला सही रहेगा। क्योंकि गर्भवती को देखें तो गर्भवती में भी जो है डोज एडजस्टमेंट देखना है प्रमुख रूप से, और गुर्दा और लीवर रोगी के लिए भी देखना है, स्वस्थ युवा के लिए नहीं देखना है, ठीक है। या कभी कभार ऐसा हो सकता है कि ये ना दे, बस यही दे दे, तो इस पर आप टिक कर लेंगे। समझ में आया? थोड़ा सा डाउटफुल हो गया था तो क्लियर। आगे देखिए, कह रहा है कि पेरेंटरल डोज एरर से होने वाला एडीआर किस श्रेणी में आ सकता है? पेरेंटरल किस श्रेणी में आएगा? तो आएगा आपका टाइप ए में, जी नहीं। मेडिकेशन एरर रिलेटेड एडीआर में, टाइप बी में, टाइप सी में, तो आएगा मेडिकेशन एरर रिलेटेड एडीआर में।
मतलब जो दवा चल रही थी, जो चिकित्सा चल रही थी, उसमें अपूर्णता, असत्यता, गलती होने के वजह से जो एडीआर है वो इसके अंतर्गत आएगा। 18वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसे आइडियोसाइनक्रेटिक रिएक्शन कहा जाता है? किसे कहा जाता है? तो कहते हैं डोज रिलेटेड इफेक्ट को, जी नहीं। पेशेंट स्पेसिफिक अंडर प्रैक्टिकेबल रिएक्शन को, थेरेपेटिक्स इफेक्ट को, विड्रॉल इफेक्ट को, तो कहेंगे पेशेंट स्पेसिफिक अनप्रेडिक्टेबल रिएक्शन। ठीक, अगला क्वेश्चन, यदि किसी दवा से मरीज को सुन्नापन का मतलब सुन्नता, जुन्नाहट हो जाता है वो हो, या जिसको ओटोटॉक्सिसिटी कह रहे हैं, या किस प्रकार की टॉक्सिसिटी हो सकती है? किस प्रकार की टॉक्सिसिटी होगी? क्या एक्यूट होगा? नहीं। लोकल होगा? नहीं। ये होगा क्रोनिक, यानी कि जिन ऑफ्टेन डोज या टाइम रिलेटेड हो सकता है, लंबे समय से दवा ले रहे थे तो क्रोनिक किसको हम कह सकते हैं? साइकोलॉजिकल? जी नहीं। हेपेटॉक्सिसिटी का स्क्रीन करने के लिए कौन से परीक्षण उपयोग? मतलब कि अगर हेपेटॉक्सिसिटी है, उसके बारे में जानना है, उसके इतिहास को जानना है, उसको समझना है, तो कौन सा टेस्ट कर सकते हैं? कौन सा टेस्ट हो सकता है? क्या सीबीसी होगा? जी नहीं। एलएफटीएस, जिसमें एएलटी, एएसटी, एएलपी और बिलरुबिन की जांच होगी, तो सही है। एलएफटीज कराया जा सकता है, यूरिन कल्चर से नहीं होगा, और ईसीजी से तो कतई पता नहीं चलेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, आयुर्वेदिक भस्म का मुख्य उपयोग किस रूप में किया जाता है? किस रूप में करते हैं? इंजेक्टेबल है, ये तो कतई सही नहीं है। क्या सुई से इसको हम प्रयोग में लेते हैं? नहीं। हर्बो मिनरल फाइन एस प्रिपरेशन, या टैबलेट मलनी, या टॉपिकल क्रीम है? नहीं है, टैबलेट भी नहीं है। ये क्या है? हर्बो मिनरल फाइन एस प्रिपरेशन, यानी कि एक औषधि संरचना है जिसमें एक बहुत ही सूक्ष्म राख तैयार की जाती है। ठीक है, ऑप्शन बी सही है। नागा भस्म, यानी कि नाग भस्म, जिसको हम शीशे का भी भस्म कह सकते हैं, मुख्यतः किस धातु उपकरण से बना है? तो नाग दे रहा है तो मतलब आपको नहीं समझ में आएगा, कंफ्यूज हो जाओगे। नाग भस्म लिखा हुआ है तो आयुर्वेद में नाग किसे कहा जा रहा है? शीशे को। ठीक है, तो शीशे का भस्म, अगर शीशा का भस्म देते तो आप आसानी से बता देते, इसलिए नाग दिया हुआ है, तो आप किस पे टिक करोगे? बी पे। अगला क्वेश्चन, किस आयुर्वेदिक तैयारी में मरकरी यानी कि पारद का प्रयोग पारंपरिक रूप से होता है? किस आयुर्वेदिक तैयारी में, किसमें मरकरी का उपयोग जो है एकदम पारंपरिक रूप से होता ही है? किसमें? रस शोधधीश में, या रस औषधि में, या घृत में, या कषाय में, या चूर्ण में? तो आंसर क्या होगा? सभी को पता है कि पूरा रस शास्त्र किसके ऊपर आधारित है? पारद के ऊपर ही आधारित है। तो किसमें हो रहा है? रस औषधियों में, रस औषधीज में, या रस औषधियों में प्रयोग में लिया जाता है। ये लिखा हुआ है रसौषधि, रसौषधि। ठीक है, या रस औषधियों में। यदि आयुर्वेदिक भस्म अपक्व यानी कि पूरी तरह से पका न हो, अच्छी तरह से तैयार न हो, तो क्या जोखिम इससे हो सकता है? कोई प्रभाव नहीं होगा, ऐसा तो है ही नहीं। हैवी मेटल टॉक्सिसिटी या ऑर्गन डैमेज होगा, दवा की एफिशिएंसी बढ़ेगी, इंस्टेंट क्योर होगा, दोनों नहीं होगा, सेकेंड ऑप्शन सही होगा। देखिए कितने शानदार क्वेश्चन है। आप अगर सही से क्लास कवर करते हो तो सारी चीजें आपको आसान लगेंगी, लेकिन अगर सही से नहीं कवर करोगे तो कुछ भी आसान नहीं लगेगा। WHO यानी कि WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन साइंटिफिक रिपोर्ट्स के अनुसार हैवी मेटल टॉक्सिसिटी से जुड़ी चिंताएं किस कारण होती हैं? खाली ग्लास बोतल से? ऐसा नहीं है। इनकरेक्ट प्रिपरेशन, कॉन्टिमिनेशन, या नॉन स्टैंडर्डाइजेशन, इंप्रूव एफिशिएंसी, या टेस्ट इंप्रूवमेंट? जी नहीं। किसके कारण ज्यादा चिंताएं हैं? इनकरेक्ट प्रिपरेशन, गलत तरीका दवा बनाने का, कॉन्टामिनेशन यानी कि अशुद्धियां जो मिल रही हैं उसके कारण, या नॉन स्टैंडर्डाइजेशन मतलब कि जो पूरी तरह से अच्छी कैटेगरी की जो मेडिसिन नहीं है, या अच्छी कैटेगरी की जो औषधियां नहीं, उसका प्रयोग करके दवा तैयार की जा रही है। तो ये हैवी मेटल टॉक्सिसिटी से जुड़ी चिंताएं हैं जो कि साइंटिफिक रिपोर्ट में उजागर होता है, या WHO कह रहा है। ड्रग विड्रॉल सिंड्रोम किस प्रकार का उत्तर है? किस प्रकार का उत्तर है?
वो आप आंसर बताइए 26 का। अगला क्वेश्चन, पॉलीफार्मेसी से प्रभावित होने वाला प्रमुख जोखिम कौन सा है? पॉलीफार्मेसी से प्रभावित होने वाला प्रमुख जोखिम क्या है? क्या कम ड्रग इंटरेक्शन? नहीं। बढ़ा हुआ एडीआर रिस्क, या बेहतर एडरेंस, या सस्ती ट्रीटमेंट? सेकेंड ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन, हेमोलाइटिक एनीमिया किस प्रकार की दवा प्रतिक्रिया से हो सकती है? हेमोलाइटिक एनीमिया किस दवा की प्रतिक्रिया के कारण हो सकती है? मतलब कि खून की कमी, रक्ताल्पता किसके कारण हो रही है? वो हो रही है एंटीबायोटिक्स के कारण। सर्टेन बहुत सारे ऐसे एंटीबायोटिक्स हैं जिनके कारण ये चीज हो सकती है। अगला क्वेश्चन, कुछ दवाओं के कारण फोटोटॉक्सिसिटी किस अंग को प्रभावित करता है? फोटोटॉक्सिसिटी जो है किस अंग को प्रभावित करेगा? वो प्रभावित करेगा लीवर को, जी नहीं। किसको? स्किन को, किडनी और हार्ट को नहीं। अगला क्वेश्चन, किस दवा वर्ग से अक्सर क्यूटी प्रोलॉन्गेशन ईसीजी चेंज होता है? किस दवा के कारण होता है? तो वो होता है मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक्स और सर्टेन एंटी साइकोटिक्स मेडिसिन के कारण ये सारी चीजें होती हैं। ऑप्शन ऐसे एग्जाम में आपको दिखेंगे, ठीक है, या तो इनका प्रोनाउंसिएशन दिखेगा या इस तरह से आपको वर्ड दिख जाएंगे अंग्रेजी में। रोगी को दवा शुरू करते समय संभावित एडीआर के बारे में सूचना देना यह किसका हिस्सा है? किसका हिस्सा है? पेशेंट एजुकेशन या इन्फॉर्म्ड कॉन्सेंट का, डॉक्टर डिसीजन का, नॉट रिक्वायर्ड या फार्मेसी स्टॉक प्रैक्टिस का? यह है पेशेंट एजुकेशन और इन्फॉर्म्ड कॉन्सेंट का। डोज रिलेटेड एडीआर के निदान में सबसे उपयोगी संकेत क्या है? डोज रिलेटेड एडीआर के निदान में सबसे उपयोगी संकेत क्या है? सिम्पटम ऑनसेट आफ्टर डोज इंक्रीज, दवा बढ़ने के कारण उत्पन्न होने वाले जो लक्षण है वो हो सकते हैं, या सिम्पटम बिफोर डोज, डोज लेने से पहले जो लक्षण है, सिम्पटम अनरिलेटेड टू डोज, दवा से कोई मतलब नहीं है, दवा से अनरिलेटेड टू डोज का मतलब क्या है? ऐसे लक्षण जो दवा से संबंधित नहीं है, ओनली लैब टेस्ट से संबंधित चीज है, तो ऐसा नहीं है। ऑप्शन ए सही होगा, सिम्पटम ऑनसेट आफ्टर डोज इंक्रीज। समझ में आ रही है बात? अगला क्वेश्चन, रक्त स्तर में वृद्धि यानी कि हेमेटोलॉजिक टॉक्सिसिटी का संकेतक परीक्षण कौन सा है? टॉक्सिसिटी, हेमेटोलॉजिकल टॉक्सिसिटी का संकेतक परीक्षण कौन सा है? क्या एलएफटी है, या सीबीसी है कंप्लीट ब्लड काउंट, या ईसीजी है, या चेस्ट एक्सरे है? आप आंसर बताइए क्या होगा, ठीक है। बी का 33 का आप आंसर बताएंगे क्या होगा। 33 क्वेश्चन नंबर का ऑप्शन बताइए। किस परीक्षण से फेनोलिक कंपाउंड्स टैनिन्स की उपस्थिति संकेतिक होती है? आंसर क्या होगा? आंसर होगा फेरिक क्लोराइड टेस्ट, ठीक है। जो याद करने वाला याद कीजिए, जो रिवीजन करने वाला वो रिवीजन कीजिए। डिजिटलीज के दुष्प्रभाव में कौन सा आम है? क्या है? डिजिटलिस के दुष्प्रभाव में कौन सा आम है? हाइपर सैलिवेशन, बहुत ज्यादा अत्यधिक लार स्त्राव कह सकते हैं। कार्डियक एरेथमियास टॉक्सिसिटी, मतलब कि हृदय की स्पंदता जो है, हृदय की जो धड़कन है उसकी अनियमितता भी कह सकते हैं। हेयर लॉस कह सकते हैं। हाइपोग्लाइसेमिया कह सकते हैं। तो ऑप्शन क्या सही होगा? ऑप्शन बी सही होगा, कार्डियक अराइथमियास कह सकते हैं, टॉक्सिसिटी। अगला, यदि किसी दवा से रोगी को एक्यूट एलर्जिक रिएक्शन हो रहा है तो प्राथमिक कदम क्या हो सकता है? एक्यूट एलर्जिक जो रिएक्शन हो रहा है तो प्राथमिक कदम मतलब कि सबसे पहला जो कदम है वो क्या हो सकता है? एंटी हाइपरटेंसिव देना या दवा बंद करना, इमरजेंसी केयर एंड गिव एपाइनफ्राइन इफ एनाफिलैक्सिस, इग्नोर, गिव एंटीबायोटिक्स। तो क्या होगा आंसर? आंसर होगा बी, दवा सबसे पहले बंद कर देना है, फिर इमरजेंसी आपातकालीन देखभाल चालू कर देनी है, और फिर क्या करना है? गिव एपिनेफ्राइन इफ एनाफाइलेक्सिस, अगर एनाफाइलेक्सिस है तो एपाइनेफ्राइन देना
चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस का उद्देश्य क्या है? पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस का उद्देश्य क्या है? क्या मार्केटिंग के लिए? बस नहीं। एडीआर और सेफ्टी सिग्नल्स का कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग करना, या सेल इंक्रीमेंट बढ़ाना, या मैन्युफैक्चरिंग के लिए? तो ऑप्शन क्या सही होगा? ऑप्शन बी सही होगा, एडीआर और सेफ्टी सिग्नल्स का कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्रोनिक लेड एक्सपोजर का प्रमुख असर कौन सा हो सकता है? कौन सा हो सकता है? क्या इंप्रूव्ड मेमोरी हो सकती है, या न्यूरोलॉजिकल इंपेयरमेंट या एनीमिया हो सकता है, इंक्रीज एपेटाइट हो सकता है, या बेटर स्लीप हो सकता है? तो कुछ नहीं होगा, ऑप्शन बी सही होगा, न्यूरोलॉजिकल इंपेयरमेंट या एनीमिया हो सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भस्म को सुरक्षित बनाने में शोधन का क्या रोल है? शोधन का क्या रोल है भस्म को सुरक्षित बनाने में? रंग बदलना? बिल्कुल नहीं। शोधन प्रक्रियाएं धातु खनिज को शुद्ध और सुरक्षित बनाने का पारंपरिक चरण है। केवल पैकेजिंग, कोई रोल नहीं। बी ऑप्शन सही है। विच इज मेन साइन ऑफ ओपियोइड टॉक्सिसिटी? यहां पे लिखा है हिंदी में उत्तर दें, तो इसकी कोई जरूरत नहीं है, हम यहां पे आपको समझा दे रहे हैं। कह रहा है विच इज मेन साइन ऑफ ओपियोइड टॉक्सिसिटी? ओपियोइड टॉक्सिसिटी का मुख्य चिन्ह क्या है, संकेत क्या है? क्या टेकाईकार्डिया है, टेकाईकार्डिया, या रिस्पायरेटरी डिप्रेशन है, या हाइप्स है, या डायरिया है? तो अभी आपने पढ़ा है, आंसर भी आप जान रहे हो, ऑप्शन बी सही होगा, रिस्पायरेटरी डिप्रेशन है। क्या है? रिस्पायरेटरी डिप्रेशन। अगला क्वेश्चन, कह रहे ड्रग इंटरेक्शन में SYP 450 एंजाइम इंडक्शन का क्या प्रभाव पड़ सकता है? दूसरे ड्रग का लेवल बढ़ेगा, या दूसरे ड्रग का लेवल घटेगा, यानी कि मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा और दूसरे ड्रग का जो लेवल है वो घट जाएगा, कोई इफेक्ट नहीं होगा, या परमानेंट क्योर हो जाएगा? तो ऑप्शन बी सही होगा। किस स्थिति में रेनल डोजिंग एडजस्टमेंट जरूरी है? रेनल डोजिंग एडजस्टमेंट जरूरी है किस स्थिति में? तो वो स्थिति है आपका रेनल इंपेयरमेंट, या CKD जिसे शॉर्ट में हम कह रहे हैं। अगला, एंटीबायोटिक्स एसोसिएटेड डायरिया का सबसे गंभीर रूप कौन सा है? सबसे गंभीर रूप कौन सा है? ठीक है, वायरल डायरिया, या जो आपको क्लास शुरू की गई तो उसमें बताया गया ना भी आगे, सी डिफिसाइल इन्फेक्शन। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन बी, यानी कि क्लोस्ट्रीडियोइडस डिफिसाइल इन्फेक्शन। हीट स्ट्रोक नहीं होगा, कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, फार्माकोविजिलेंस का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? क्या है? ड्रग प्रमोशन? जी नहीं। डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ ADR? ऑप्शन बी सही होगा, बाकी दो ऑप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं क्योंकि गलत है। अगला, हैवी मेटल टेस्टिंग आयुर्वेदिक औषधियों के किस चरण में अनिवार्य है? किस चरण में अनिवार्य है? केवल मैन्युफैक्चर के बाद बैच टेस्टिंग में? नहीं, कभी नहीं। केवल डिस्ट्रीब्यूशन में? नहीं। ओनली बिफोर यूज बाय पेशेंट? इसमें ऑप्शन क्या होगा? एक मिनट और फिर क्वेश्चन आप एक बार समझ लीजिए। यहाँ पे क्या कह रहा है? हैवी मेटल टेस्टिंग आयुर्वेदिक औषधियों के किस चरण में अनिवार्य है? केवल मैन्युफैक्चर के बाद बैच। हाँ, ये ऑप्शन ये सही होगा। कभी नहीं होगा ही नहीं, केवल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा, और ओनली बिफोर यूज बाय पेशेंट नहीं होगा। हैवी मेटल टेस्टिंग आयुर्वेदिक औषधियों के किस चरण में अनिवार्य है? जब मैन्युफैक्चर हो रहा है तो उसके बाद से बैच टेस्टिंग में ये चीजें क्लियर होनी चाहिए। विच इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टाइप ए ADR? इसमें से कौन सा टाइप ए ADR का जो स्वभाव है नहीं है? प्रेडिक्टेबल, या डोज डिपेंडेंट, या रेयर एंड इम्यून मेडिएटेड, ऑफ्टन रिवर्सिबल ऑन स्टॉपिंग डोज? क्या होगा? तो आंसर होगा रेयर एंड इम्यून मेडिएटेड। ठीक है, अगला, किस दवा से सेरोटोनिन सिंड्रोम का खतरा बढ़ता है? सेरोटोनिन सिंड्रोम का खतरा किस दवा के
कारण बढ़ता है? क्या SSRIs कंबाइंड विथ MAO इनहिबिटर से, विटामिन से, एंटासिड से, आयरन सप्लीमेंट से? तो आंसर क्या होगा? SSRIs कंबाइंड विथ MAO इनहिबिटर्स। 48 नंबर, ये क्वेश्चन कुछ जो है हार्ड क्वेश्चन की कैटेगरी में, टफ है। G6PD डिफिशियंसी वाले मरीज में कौन सी दवा हेमोलाइसिस कर सकती है? कौन सी दवा हेमोलाइसिस करेगी? वो दवा होगी सर्टेन एंटीबायोटिक्स, कुछ एंटीबायोटिक्स होंगे जिसमें हम कह सकते हैं प्रीमाक्विन या सल्फोनामाइड्स, ये एंटीबायोटिक्स हो सकते हैं। अगला, ड्रग इंड्यूस्ड QT प्रोलोंगेशन का गंभीर परिणाम क्या हो सकता है? सबसे गंभीर परिणाम क्या हो सकता है? टॉर्सेट्स डी पॉइंट्स, लाइफ थ्रेटनिंग एराइथेमिया या बेटर हार्ट फंक्शन, डाइजेशन इंप्रूवमेंट या ईयर पेन? तो आंसर होगा टॉर्सेट्स डी पॉइंट्स, जिसको हम कह सकते हैं लाइफ थ्रेटनिंग एरेथीमिया। लास्ट क्वेश्चन है इस सीरीज का, इस क्लास का। आयुष या MOH सूची में फार्माकोपियल स्टैंडर्ड्स का उद्देश्य क्या है? सेल इंक्रीज मतलब बिक्री बढ़ाना, क्वालिटी सेफ्टी और स्टैंडर्डाइजेशन सुनिश्चित करना, पैकेजिंग डिजाइन नॉन? ये आंसर बहुत आसान है, आप बता सकते हो, सक्षम है। क्या होगा आंसर? आप कमेंट में जरूर बताएं, और जो क्लास करें वो क्लास के अंतर्गत जरूर बताएं। तो जो अपशिष्ट फार्माकोलॉजी की जो क्लास थी उसमें हमने 3 पॉइंट खत्म कर दिया। बहुत ही जल्दी आपको पार्ट 2 इसका मिलेगा, जिसमें आगे के जो टॉपिक होंगे इस क्लास के वो बताए जाएंगे। साथ में 50 क्वेश्चन मॉक क्वेश्चन भी कराए जाएंगे, और इसकी टेस्ट सीरीज आपको ऐप पे मिल जाएगी। टेस्ट सीरीज भी आप अटेम्प्ट कीजिएगा। साथ में मॉक क्वेश्चन के नियर अबाउट आपको इस सब्जेक्ट से 500 प्लस क्वेश्चन सेट आपको मॉक क्वेश्चन जिसमें आंसर भी मेंशन होगा, उसकी PDF आपको बहुत जल्द इस सब्जेक्ट से दे दी जाएगी। और जो टेस्ट सीरीज है जो आपको ऑनलाइन करना है, अनलिमिटेड अटेम्प्ट के साथ टेस्ट आपको आयुर्भास्कर ऐप पे दिया जाता है, सभी को पता है। तो वो टेस्ट सीरीज भी आपको जल्दी इस सब्जेक्ट की दी जाएगी, जिसमें नियर अबाउट हम ट्राई करेंगे कि आपको ऐसे क्वेश्चन दिए जाएं जो मतलब कि 5 टेस्ट सीरीज आपकी बन जाए 100 क्वेश्चन की, मतलब कि 500 क्वेश्चन आपको मिल जाए। अच्छा, एक अच्छी तैयारी आपकी हो जाएगी। आ समझ में? एक अच्छी तैयारी आपकी इस पे हो जाएगी। तो जो CCRS भर्ती परीक्षा की जो तैयारी है आपकी बेहतर से बेहतरीन हो जाए, और जिस क्लास का आपको इंतजार था वो क्लास आपको मिल चुकी है। अच्छे तरीके से इसको रिवाइज कीजिए। क्लास को आप जितनी अच्छी तरीके से रिवीजन करोगे उतनी अच्छी तैयारी होगी। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट के कमेंट आ रहे थे कि सर CCRS की क्लास तैयार कीजिए, CCRS की क्लास हमें जल्दी दीजिए। तो CCRS की क्लास आप सभी को दी गई है, और जो स्टूडेंट और डीप क्लासेस अटेंड करना चाहते हैं और अच्छे से पढ़ाई करना चाहते हैं और रेगुलर बेस पे क्लासेस नोट्स वगैरह सारी चीजें चाहते हैं, तो आप जल्दी से जल्दी आयुर्भास्कर ऐप से आप CCRS की भर्ती परीक्षा की जो क्लास है आयुर्वेद फार्मासिस्ट की, वो जल्दी से जल्दी परचेज कर लीजिए, क्योंकि हाल फिलहाल में इसके एग्जाम की डेट भी अनाउंस होने वाली है। जबकि आप सभी को पता है कि पोस्ट कोड 14/25 और 2/25 DSSB की एग्जाम की डेट, एग्जैक्ट जो डेट है वो आप सभी को बता दी गई है। उसके एग्जाम जो है दिसंबर में ही होंगे। तो उसकी तैयारी जो स्टूडेंट अभी तक नहीं कर रहे हैं या क्लासेस खोज रहे हैं, तो आपको आयुर्भास्कर ऐप पे क्लासेस मिल जाएगी। अगर आपको ऐप की लिंक चाहिए तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाएं, वहां पे आपको ऐप की लिंक मिल जाएगी। साथ में हमारे व्हाट्सएप कम्युनिटी चैनल का लिंक मिल जाएगा, RTI कम्युनिटी चैनल का लिंक मिल जाएगा, साथ ही साथ आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, और भी बहुत सारे सोशल प्लेटफॉर्म है हमारे, जहां पे सारे लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और बहुत कुछ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होता है, तो एक बार वीडियो की डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कीजिए। वीडियो इंपॉर्टेंट लगती है तो जो स्टूडेंट यूट्यूब पे क्लासेस देख रहे हैं वो अपने क्लासमेट, स्टडी ग्रुप और कॉलेज ग्रुप में जरूर वीडियो को शेयर करें। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।